नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आ गए हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के सेकंड पार्ट पे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहला पार्ट देख लीजिए तो आपको ये पार्ट समझने में इजी होगा। तो सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। हम लोगों ने जो बात की थी वो अब तक बात कर रहे थे सोशलिज्म इन रशिया यूरोप की। अभी यूरोप का एक आखिरी टॉपिक बचा, उसके बाद सीधे रशियन रिवॉल्यूशन पे आ जाएंगे। तो क्या है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, किस तरह पूरे यूरोप में सोशलिज्म को लेकर सोशलिज्म की तरफ लोगों का सपोर्ट बढ़ता चला गया, वर्कर्स का सपोर्ट बढ़ता चला गया, इसको समझेंगे। तो 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड। 1870 तक क्या होने लगा, सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड होने लगे, लोगों को पसंद आने लगे, वर्कर्स को पसंद आने लगे, सोशलिस्ट आइडिया खूब फैलने लगे। जहां पे वो सोशल चीजों की बात करते थे, सोसाइटी की बात करते थे, और इतने फैल गए कि एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई। जब कोई चीज बहुत ज्यादा फेवर में हो जाती, लोग इंटरनेशनली उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, एक देश से भी ज्यादा लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है। तो सेकेंड इंटरनेशनल की नाम की एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स ने अब क्या किया, एसोसिएशन बनाना शुरू किया, एक साथ होना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था अगर एक साथ होंगे तो हम आसानी से चेंज को ला सकते हैं। एसोसिएशन बनाया जिसकी मेजर दो ही डिमांड थी, एक था वर्किंग आवर में रिडक्शन और दूसरा राइट टू वोट। एक तो हमको काम करने के लिए जो बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, और दूसरा जो हमको राइट टू वोट दे दिया जाए। ये वर्कर्स जो एसोसिएशन बने कई पार्टी से भी जुड़े। इससे एग्जांपल है जर्मनी में जो वर्कर एसोसिएशन था वो जुड़ गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसने क्या की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत सारी सीट, पार्लियामेंट्री सीट जीतने में मदद की, सीट जीतने में, पार्लियामेंट्री सीट जीतने में मदद की। कहां पे, जर्मनी में। हमने कहा पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, बाद में रशिया पे आएंगे। इसी के साथ साथ लेबर पार्टी बन गई ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस में। 1905 के आसपास ऐसी बहुत सारी पार्टीज बनती जा रही चारों तरफ। अप टिल 1914 नेवर मेड गवर्नमेंट। जो सोशलिस्ट थे इन्होंने 1914 तक कभी गवर्नमेंट नहीं बना। इनके पास सपोर्ट अच्छा था, इन्हें सपोर्ट अच्छा मिलता था, इसलिए लेजिस्लेटिव तक तो पहुंच गए, लेकिन कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। कब तक, 1940 तक। पूरे यूरोप में 1914 तक कहीं भी सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बन पाई। दे शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट वाज रन बाय, गवर्नमेंट कौन बना रहे थे, या तो लिबरल्स, या तो रेडिकल्स, या तो कैपिटलिस्ट, लेकिन सोशलिस्ट अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाए हैं 1940 तक। अब यहाँ पे रशिया, यूरोप की बात खत्म हो जाती है और बात शुरू होगी रशिया की। मैंने कहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा पार्ट हमारा यूरोप का है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक ध्यान दिया गया रशियन रिवॉल्यूशन का। तो रशियन रिवॉल्यूशन है क्या, 1917 में, एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, रशियन रिवॉल्यूशन का ईयर है, क्योंकि वहां दो बड़े मेजर इंसिडेंट हुए, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। तो ये फरवरी और अक्टूबर के बीच का जो इंसिडेंट है, जिसमें मोनार्की फॉल हुई है, नई तरह की गवर्नमेंट आई है, शिफ्ट हुआ, ये पूरे इंसिडेंट को ही कहा जाता है रशियन रिवॉल्यूशन। और हुआ कब कब है, मंथ दो इंपॉर्टेंट है, एक फरवरी दूसरा अक्टूबर, और ईयर एक इंपॉर्टेंट है 1917। अब रशियन रिवॉल्यूशन के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या सोसाइटी में वो चीजें आ रही थी, क्या क्या वो स्टोरी थी जिसके पीछे रशियन रिवॉल्यूशन बना। तो स्टोरी की शुरुआत हुई 1914 में, जहां किंग है जार निकोलस टू। जार निकोलस टू जैसे किंग होता है, मोनार्की होती है, उसके किंग को यहाँ पे रशिया में यानी कि जार बोला जाता है। रशिया जो है, जिसका एरिया आज इतना बड़ा है, वो उस समय का 1914 का रशिया इससे भी बड़ा था। कई सारे इसमें और कंट्रीज आती थी, पोलैंड, यूक्रेन, ऐसे कई सारे देश और आते थे, एशिया के भी और यूरोप के भी। ऐसा बड़ा एम्पायर था रशिया। और यहाँ की जो मेजोरिटी थी, रिलीजियस मेजोरिटी थी, वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वॉज अ मेजर रिलीजन। इसके साथ साथ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट ऐसे भी थे, लेकिन मेजोरिटी जो थी वो इनकी थी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की, क्या कैसी इकोनॉमी थी और सोसाइटी कैसी थी, ऐसा क्या था सोसाइटी में जो किसी चेंज की जरूरत, किसी रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। तो बात कर लेते हैं 85% एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। मतलब ये हुआ कि जो वहां की पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। इसीलिए एक क्या बन गया, मेजर एक्सपोर्टर बन गया, एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया ग्रेन्स का रशिया। इंडस्ट्रियल एरियाज भी बन रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आसपास का टाइम था, तो कई सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, तो ये ऐसे शहर है जिनको एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स माने जाते हैं। इंडस्ट्री प्राइवेट, अब देखिए इश्यूज क्या था इंडस्ट्री के साथ, प्राइवेटली ओन्ड थी मोस्टली इंडस्ट्रीज। क्या होती, किसी प्राइवेट ओनरशिप में होती, गवर्नमेंट की नहीं होती, मोस्टली ओनरशिप क्या थी, प्राइवेट थी। इसलिए वेजेस बहुत कम थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, तो बहुत सारी दिक्कतें वर्कर्स उठा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि कम से कम आपको मिनिमम वेजेस
और लिमिटेड आवर्स एश्योर करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस का मतलब उल्टा नहीं समझ लीजिएगा। मिनिमम वेजेस का ये मतलब नहीं है कि कम से कम वेज देना होगा। मिनिमम वेज का मतलब होता है कम से कम इतना तो देना होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स कर दिया, तो आप कोई भी प्राइवेट ओनरशिप हो उसके बाद भी आपको अपने वर्कर्स को एटलीस्ट 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे। आप इससे ज्यादा देना चाहें आपकी इच्छा, लेकिन आप इससे कम नहीं दे सकते। तो मिनिमम वेजेस का मतलब ये हुआ। और लिमिटेड आवर्स का मतलब एक फ्रेम में, टाइम फ्रेम में आवर्स को रखा जाए। 15 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वैसा ना हो। तो ये दोनों कोशिश की गई। आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि क्या लगता है ये जो रूल बनाए गए क्या ये फॉलो भी होते होंगे? जाहिर सी बात है नहीं। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती है लेकिन उसका उतना बढ़िया से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। और सेम यहाँ रशिया में हुआ, ये चीजें फॉलो नहीं हो रही थी। अब वर्कर्स क्या थे इस चक्कर में? वर्कर्स बहुत एजिटेटेड थे, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत काम थके भी थे। लेकिन वर्कर्स के साथ दिक्कत थी कि ये एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे। वर्कर्स आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, मूवी के टाइटल जैसा लग रहा है। एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बटे हुए थे। अब अलग कोई कुछ लोग ऐसे थे जो विलेज बेस्ड थे प्रॉपर, कुछ लोग प्रॉपर शहर में आकर के बस गए थे। इस चक्कर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होने लगे। दूसरा डिफरेंसेस होने लगा विलेजेस और सिटीज के ना हो तो वर्क में भी ये लोग डिफरेंसेस करने लगे। जैसे मेटल वर्कर्स जो थे, जो मेटल का काम करते थे, क्योंकि उसमें ज्यादा स्किल लगती थी, ज्यादा ट्रेनिंग लगती थी, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर काउंट करते थे, ऊंचा समझते थे। बात आई वुमेन्स की, तो वुमेन वर्कर्स से मेन वर्कर्स अपने आप को ऊंचा समझते थे, बेहतर समझते थे। प्लस 31%, 1914 तक 31% वुमेन जो थी वो इंडस्ट्रीज में थी। फिर भी इनको जो वेजेस मिलते थे वो मेन वर्कर के मुकाबले आधे मिलते थे, या आधे से भी कई बार कम मिलते थे। तो इनको वेजेस भी कम मिलते थे जस्ट बिकॉज दे वर वुमेन। तो ये एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप था हमारा वर्कर्स का। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब इन्हें स्ट्राइक करना होता था या इन्हें कोई आवाज उठानी होती थी अपनी, तो ये सब मिलकर के एक हो जाते। जैसे क्लास में होता है, क्लास में बैक बेंचर्स अलग रहते हैं, फ्रंट बेंचर्स अलग रहते हैं, मिडिल बेंचर्स अलग रहते हैं। लेकिन जब ऐसा क्लास कहीं बात होती तो क्या होता, सबके सब यूनाइट हो जाते हैं एक बात बोलने के लिए। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, जैसा आपकी क्लास में होता, सारे वर्कर्स स्ट्राइक्स के लिए मिल जाते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 96 और 97, 1896, 1897 ये बड़ा एक साल है जहां पे बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए। और मेटल इंडस्ट्रीज में यही स्ट्राइक 1902 में हुए। तो ये बहुत बड़ा स्ट्राइक का टाइम था, लगातार स्ट्राइक होती चली जा रही। सब बहुत परेशान है, ओनर्स भी, गवर्नमेंट भी, और वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान है क्योंकि उनका आधा टाइम तो इस सब में जा रहा है। इसके बाद अब ये तो कंट्री की एक साइड हो रहा था। अब कंट्री की दूसरी साइड चलते हैं, एग्रीकल्चर की साइड। ये तो इंडस्ट्री वाली साइड हो गई। अब एग्रीकल्चर वाली साइड क्या हो रहा था कि पीजेंट्स जो थे वो कल्टीवेट करते थे, लैंड को कल्टीवेट करते थे। तो जाहिर सी बात है जो लैंड का कोई यूज कर रहा है, लैंड का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास लैंड ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पे भी कुछ वो भेदभाव थे, और जो लैंड थी वो नोबिलिटी के पास ज्यादा थी। नोबिलिटी और चर्च के पास जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू पीजेंट्स। इस बात से पीजेंट्स बहुत नाराज थे। हालांकि पीजेंट्स भी वर्कर्स की तरह एक डिवाइडेड ग्रुप ही था, ये भी एक नहीं थे, लेकिन उन्हीं की तरह जब जरूरत होती थी तो ये भी एक हो जाते थे। यहां पे और फ्रेंच सोसाइटी में, हमने फ्रेंच सोसाइटी भी पढ़ रखा है, यहां पे और फ्रेंच सोसाइटी में एक मेजर डिफरेंस यही है कि जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दे डू नॉट रिस्पेक्टेड नोबिलिटी। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि नोबिलिटी को हमने चुना नहीं है, नॉर्मल लोगों ने चुना नहीं है, जस्ट बिकॉज वो किंग को सर्विसेज देते हैं, किंग की मदद करते हैं, इसलिए वो नोबेल हैं और इसलिए इनकी इज्जत नहीं करते थे। इंस्टेड ये चाहते थे कि उनसे उनकी जमीनें ले ली जाएं। नोबिलिटी के पास जो जमीनें हैं वो किसको मिल जाए? पीजेंट्स को मिल जाए, ताकि वो खेती कर सकें, उसको बढ़ा सकें। और इसी सिलसिले में कई लोगों को आगे मार दिया, कई लैंड ओनर्स को मार दिया। इसको 1902 तक साउथ रशिया में कई सारे लैंड ओनर्स को मारा जा रहा था वर्कर्स द्वारा, उनकी जमीनें ले ली जा रही थी। धीरे धीरे 3 साल में 1905 तक आते आते ये सिलसिला है, ये जो दौर है खून खराबे का, ये पूरे रशिया में फैल गया। और 1905 तक आते आते बहुत सारे लैंड ओनर्स पूरे रशिया में मारे जाने लगे। तो यही वो सिलसिला था। इसी के बाद 3 बड़े रिवॉल्यूशन होंगे। एक छोटा सा होगा 1905 में जहां हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद फरवरी होगा 1917 का, और अक्टूबर होगा 1917 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो बाकी यूरोप देशों से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि बाकी जगह नोबिलिटी की रिस्पेक्ट होती थी, पीजेंट्स करते थे। लेकिन यहाँ के पीजेंट्स नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उनका मानना था जस्ट बिकॉज ये किंग को सर्विसेज देते हैं, जार निकोलस II जो है, इसलिए ये हमसे ऊपर है और इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हमने नहीं चुना, ना इनको सोसाइटी ने चुना है। दूसरी बात,
दूसरा बड़ा रीजन इनकी नजर, जो पीजेंट्स थे इनकी नजर उस लैंड पे थी जो नोबिलिटी के पास थी। ये चाहते थे कि नोबिलिटी से वो लैंड ले लिया जाए और इनको दे दिया जाए। एक बड़ी बात यह थी। अब इसी सिलसिले में क्या होने लगा, 1902 तक साउथ रशिया में बहुत सारे खून खराबे होने लगे। पीजेंट्स जो थे अपने ओनर्स को मारने लगे और उनका लैंड लेने लग गए। धीरे धीरे जब ये खबर फैली तो साउथ रशिया से इंसिडेंट पूरे रशिया में होना शुरू हो गया। 1905 तक आते आते ये क्या हुआ, पूरे रशिया में ऐसे ही होने लगा कि अपने लैंड ओनर्स को मार करके लैंड ले रहे हैं। और बड़ा डिफरेंस था वर्कर्स के बीच में कि ये क्या करते थे, अपने प्रोड्यूस को कंबाइन कर लेते थे, मिला लेते थे, फिर नीड्स के हिसाब से उसको बांट लेते थे। तो ये एक सोच थी जो कहीं ना कहीं इनको सोशलिस्ट बनाती थी। अब इसी के साथ साथ क्या होने लगा, सोशलिज्म इन रशिया। हमने इसी चैप्टर में सोशलिज्म इन यूरोप की बात की थी पार्ट 1 में। अब बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया, किस तरह से सोशलिज्म फैला रशिया में। तो 1914 से पहले रशिया में सारी पार्टीज इलीगल थी कि आप कोई पार्टी नहीं बना सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती वहां पे। लेकिन द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में ये फाउंड हो गई थी। जब 1914 से पहले कोई पार्टी बनना अलाउड ही नहीं था, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है पार्टी इलीगल हो गई। इसलिए इसके सारे ऑपरेशंस को इलीगल माना गया। ये ऑपरेटेड इलीगली। न्यूज़पेपर्स अपना चलाते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन 1914 तक इसको इलीगल माना गया। अब पीजेंट्स क्या थे इस बार, जैसे हमने बाकी यूरोप की बात की तो वहां पे मेन फोकस वर्कर्स थे। लेकिन रशिया ने सोचा कि अगर वर्कर्स को छोड़ करके पीजेंट्स को अपना टारगेट बना ले, रशियन सोशलिस्ट ने सोचा, तो हम ज्यादा आसानी से सोशलिज्म ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही पीजेंट्स अपना क्रॉप कंबाइन करके फिर जरूरत के हिसाब से बांटते हैं, तो वैसे भी वो सोशलिस्ट कहीं ना कहीं है। तो इन्होंने जो मेन फोकस डाल दिया सोशलिज्म को स्प्रेड करने का, वो डाल दिया पीजेंट्स के ऊपर। मेन फोकस होता सोशलिज्म। अब बन गई 1900 में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी बनी 1900 में, जो पीजेंट्स पे मेन फोकस रखती थी, पीजेंट्स के हक के लिए बात करती थी। और इनका डिमांड था कि जो नोबेल्स का लैंड है वो उठा करके पीजेंट्स में बांट दिया जाए। तो इस तरह की ये पार्टी बनी। लेकिन इसमें आगे चल के थोड़ा सा आपस में ही लड़ाई चालू हो गई। वो इस बात को लेकर के हुई कि जो लेनिन थे, ये एक बड़ा नाम है, व्लादिमीर लेनिन। ये एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि जो वर्कर्स है, जो वो तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो पीजेंट्स हैं वो ये एक ग्रुप नहीं है। क्यों एक ग्रुप नहीं? उसमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ वर्क वेजेस पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, अपने ही यहाँ पैसा लगाते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो उनका कहना था कि सब एक ही रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकते, तो हमें अपने वर्कर्स की क्वालिटी पे, अपने लोगों की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। वहीं पे जो बाकी पार्टी के मेंबर्स थे उनका मानना इनके खिलाफ था। इस चक्कर में यहाँ पे पार्टी के दो हिस्से हो गए, पार्टी ब्रेक डाउन हो गई। जो लेनिन के अंदर चले गया उनको बोला गया बोल्शेविक, और बाकी बची हुई पार्टी को बोला गया मेंशेविक्स। बोल्शेविक क्या थी? ये स्ट्रिक्ट थी और ये लोग मानते थे कि क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, जो उनकी पार्टी है उसमें मेंबर्स की क्वालिटी बहुत जरूरी है, अगर वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर रशिया जैसे देश में सोशलिज्म लाना है तो, चेंज लाना है तो। और ये मेंशेविक्स का मानना था कि लोग आ रहे हैं तो आने दीजिए, जितना आना चाहे आए, आते जाए। ये क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब यही दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, अब ये धीरे धीरे 1905 में एक छोटा सा रिवॉल्यूशन होगा, और उसके बाद 1917 में दो बड़े बड़े रिवॉल्यूशन होंगे, फरवरी और अक्टूबर, जिसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिस दो मेन रिवॉल्यूशन के लिए। तो वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अब तक को यही चैप्टर को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके नोट्स बनाना चाहिए तो पॉज कर करके वीडियो में नोट्स बना लीजिए, और इसके साथ साथ अपनी बुक को लेके साथ में थोरो रीडिंग करती रहिए, तो आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। 2 पार्ट्स और बचेंगे और फिर ये चैप्टर फटाक से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।